नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चारा घोटाले की सच्चाई के बारे में, जिसे आज तक कोई बताई नहीं है। तो यहाँ पर हम पूरा का पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा भी उतने ही दोषी थे जितना लालू प्रसाद यादव। आज जानेंगे सब कुछ। जब सरकारी खजाने से अवैध रूप से करोड़ों रुपए निकाले गए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का नाम इसमें प्रमुखता से उभारा जाता है और बाद में उन्हें दोषी करार दिया जाता है। लेकिन क्या लालू वास्तव में ही दोषी थे या यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश थी? यह सवाल आज भी कई लोगों के मन में बना हुआ है। तो आज आपको ले चलूंगा इस घोटाले की कहानी की गहराई में, जहां आप भी मेरे साथ छोड़कर इसकी तहकीकात कर सकते हैं। तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। आप बताइएगा आपको क्या समझ में आया इस कहानी में। तो दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में एक किसान परिवार में होता है। उनका बचपन भी बहुत ज्यादा साधारण परिस्थिति में बीतता है। वे एक यादव परिवार से आते थे। उनके माता पिता कुंदन राय और मर्शिया देवी बहुत ही सज्जन और एक साधारण किसान थे और जीवन यापन के लिए उनके पास पर्याप्त खेती थी, जिस पर वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। लालू प्रसाद यादव की शुरुआती एजुकेशन फुलवरिया और गोपालगंज के स्कूल में होती है। पढ़ाई में ये बहुत ज्यादा तेज थे और इसके अलावा ये हमेशा अपने दोस्तों के बीच में लीडर के तौर पर रहा करते थे। अगर स्कूल में किसी के साथ कुछ गलत होता या उसको दबाया जाता तो लालू जी हमेशा उनकी मदद करते थे। इस तरह अपने स्कूली दिनों से ही लालू तेज तरार और गलत के खिलाफ लड़ने वाले स्टूडेंट रहे। पर गांव में लिमिटेड रिसोर्सेज वजह से उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वह बाद में पटना आ जाते हैं और पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस और कानून यानी कि लॉ की पढ़ाई पूरी करते हैं, यानी वकालत। 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसको जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इससे इंस्पायर होकर 2770 के दशक में लालू जी पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में उतरते हैं और देखते ही देखते एक लोकप्रिय चर्चित छात्र नेता बन जाते हैं। वे गरीब छात्रों की मदद करते हैं और अपनी कमाल की नॉलेज और बातों से छात्रों का मन जीत लेते थे। उनकी लीडरशिप स्किल की झलक उनके स्टूडेंट लाइफ में ही दिखने लगी थी। उनकी तेज तरार भाषण और जनता से जुड़ने की कला ने उन्हें पटना यूनिवर्सिटी में लोकप्रिय बना दिया था। फिर आता है 1973 का साल और लालू प्रसाद यादव 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ते हैं और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लालू जी के विजन और लीडरशिप से इंस्पायर होके उनके सपोर्ट में हो जाते हैं और लालू यादव बहुत ही प्रचंड जीत के साथ पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन जाते हैं। यह जीत उनके लिए ऐतिहासिक साबित होती है क्योंकि इस चुनाव में उन्होंने वामपंथ यानी लेफ्ट विंग और दक्षिण पंथी यानी राइट विंग दोनों ही गुटों को हराकर जीत हासिल की थी। क्योंकि लालू यादव ना तो वामपंथी थे और न ही दक्षिणपंथी, वे समाजवादी विचारधारा को मानने वाले इंसान थे जिसका नेतृत्व राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्र हितों के मुद्दों को जोर शोर से उठाया। वे हॉस्टल फैसिलिटी, स्कॉलरशिप्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। इसके बाद आता है 1974 का समय। दोस्तों, 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसमें लालू प्रसाद यादव खास भूमिका निभाते हैं। यह आंदोलन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा विरोध था, जो करप्शन और लोकतंत्र के हनन के खिलाफ लड़ा जा रहा था। इस आंदोलन ने लालू प्रसाद यादव को और भी ज्यादा चर्चित बना दिया। वो जेपी के बहुत ही खासम खास बन गए क्योंकि उनकी जो शैली थी लोगों को जोड़ने की, वो कमाल की थी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव को जेपी आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी जाना पड़ता है, लेकिन इससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। छात्र पॉलिटिक्स में सफल होने के बाद लालू प्रसाद यादव राज्य और नेशनल लेवल की राजनीति में कदम रखते हैं और 1787 में जब आपातकाल यानी इमरजेंसी समाप्त होती है तो देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर चली और फिर होता है इलेक्शन और इस चुनाव में लालू प्रसाद यादव जनता पार्टी के टिकट पर छपरा, वहां पे एक सारण है, वहां के लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और मात्र 29 वर्ष की उम्र
फिर वे सांसद बन जाते हैं। वे उस समय लोकसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक थे, यानी एमपी दोस्तों। सत्ता में आने के बाद लालू प्रसाद यादव गरीबों, दलितों, पिछड़ों की हक की लड़ाई को और भी तेज कर देते हैं और देखते ही देखते यह पूरे बिहार में मसीहा के रूप में फेमस हो जाते हैं, जो शोषित वंचितों के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है। लेकिन 1980 में जनता पार्टी में अपनी आपसी कलह के कारण विभाजन हो जाता है और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आ जाती है। उस समय जनता पार्टी कमजोर हो गई थी, जिससे लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1980 में लालू प्रसाद यादव विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। 1985 में वे फिर से विधायक बने और उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बना दिया जाता है। इस दौरान वे बिहार में समाजवादी राजनीति और पिछड़ों के अधिकारों के पक्षधर बन जाते हैं। 1989 में जब वीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में जनता दल की सरकार बनती है तो बिहार में भी जनता दल मजबूत होती है। और इधर 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थे। राम सुंदर दास और रघुनाथ झा जैसे नेता भी इस पद के दावेदार थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव को देवीलाल और शरद यादव जैसे नेताओं का समर्थन मिला हुआ था। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 10 मार्च 1990 को वे पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ देते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने महिलाओं, दलितों, गरीबों और पिछड़ों वर्ग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, जो अब तक समाज में बहुत पीछे थे, जिनकी आवाज कभी उठाई नहीं गई थी, जिनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था। दोस्तों, मंडल आयोग और लालू प्रसाद यादव की भूमिका की बात करें तो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में लालू प्रसाद यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण की घोषणा की, तब पूरे देश में इसका भारी विरोध हुआ, खासकर ऊंची जातियों के लोगों के द्वारा। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इसे पूरी ताकत के साथ लागू किया और सामाजिक न्याय के पक्षधर बनकर उभरे। उन्होंने पिछड़े वर्गों, दलितों, अल्पसंख्यकों को एकजुट कर राजनीति की दिशा को ही बदल दिया। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने से सामाजिक हाशिए पर गए लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गए। अगला भाग पार्ट 2 में आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला दो। दोस्तों, जो भी इस बारे में आपको कहना है प्लीज वेलकम है। आपका कह सकते हैं जय राघव, जय माधव।